अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्यूचर कॉलेज। इस वीडियो हम करेंगे फिजिक्स क्लास 10 का चैप्टर 14 ऑप्टिक्स के एमसीक्यूज, कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस, शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस, लॉन्ग रिस्पांस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, ऑल इन वन वीडियो। पहले हम करेंगे एमसीक्यूज। एक ग्लास स्लैब है, वो डिप हो गई है ट्रांसपेरेंट लिक्विड हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि ग्लास स्लैब और ट्रांसपेरेंट लिक्विड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है एट द ग्लास एज डेट ऑफ द ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब और ट्रांसपेरेंट लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो वी कैन नॉट सी द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। तो हम ग्लास स्लैब और ट्रांसपेरेंट लिक्विड की बाउंड्री नहीं देख पाते। ग्लास और लिक्विड कहाँ सेपरेट हो रहे हैं, उनकी बाउंड्री नहीं देख पाते। वो क्यों? जब दो मीडिया की आइडेंटिकल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो, यानी कि ग्लास और वाटर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम हो, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ नो बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बेंड ही नहीं होगी, तो जीरो रिफ्रैक्शन होगी, जिस वजह से बाउंड्री जो हो जाएगी वो इनविजिबल हो जाएगी। तो हमारी जो रिफ्रैक्शन है वो जीरो हो जाएगी। एक इंसिडेंस रे है, वो एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद द प्लेन मिरर। एक इंसिडेंस रे आ रही है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री प्लेन मिरर का। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये हमारा कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 45 डिग्री होगा। टू प्लेन मिरर हैं, ये दो प्लेन मिरर हैं, आर अरेंज पैरेलल फेसिंग ईच अदर। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, दोनों को हमने पैरेलल अरेंज किया है, एक दूसरे फेस कर रहे हैं। तो इमेजेस फॉर्म में भी पैरेलल मिरर क्रिएट इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन। ये दोनों एक दूसरे की इनफाइनाइट रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगी ड्यू टू रिपीटेड बाउंसिंग ऑफ लाइट। तो लाइट बार बार टकरा के वापस आएगी और रिपीट बाउंसिंग होगी। और फॉर पैरेलल मिरर के लिए थीटा होता है 360 डिग्री बाय थीटा। ये नंबर ऑफ इमेजेस का फार्मूला है, और थीटा हमारे पास क्योंकि 0 डिग्री है, जिसकी वजह से 360 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। फोर, एपरेंट फ्लैटनिंग of sun at dawn and dusk is due to the phenomena of atmospheric refraction। बेंड कर देती है सनलाइट को, जिस वजह से सन की जो शेप होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। दिस अकर होता है बिकॉज लाइट ट्रेवल थ्रू वेरी एयर डेंसिटी। हवा की डेंसिटी के कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, तो एयर की डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा होता है नियर द होरिजन, होरिजन के करीब। और जब एक डेंसिटी से दूसरी डेंसिटी में लाइट जाती है तो वो बेंड होती है। तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। ऑन समर डेज, गर्मियों में रिफ्लेक्शन ऑन रोड्स, रोड्स पे जो रिफ्लेक्शन होती है जिसे हम मिराज कहते हैं, आर ड्यू टू मिराज या रिफ्लेक्शन जो होती है ये अकर होती है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट आती है और उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है इन एयर लेयर विद वेरिंग टेम्परेचर, जिसका फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। साइन थीटा होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 डिवाइडेड बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। जितने भी रोड्स पे रेगिस्तान में मिराज क्रिएट होते हैं वो तमाम के तमाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। द कलर्स ऑफ रेनबो आर फॉर्म बाय, जो सनलाइट आती है स्प्लिट होती है वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स विया वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्शन। प्रिज्म में भी यही फिनोमेना होता है, लाइट आती है रेन ड्रॉप में से, ये डिफ्रेक्ट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे वाइट लाइट प्रिज्म में डिस्पर्स हो जाती है और एक रेनबो क्रिएट करती है, इसी तरह सिमिलरली सन की वाइट लाइट डिस्पर्स होके एक रेनबो क्रिएट करती है। इस प्रोसेस कहते हैं डिस्पर्शन। लेंसेज इन योर आईज, हमारी आईज में जो लेंस होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं इमेज ऑन द रेटिना। जो रेटिना पे इमेज प्रोड्यूस करती हैं वो एक इन्वर्टेड इमेज होती है और रियल इमेज होती है। कन्वेक्स लेंस आई लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज और इन्वर्टेड उल्टी इमेज प्रोड्यूस करती हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द फोकल लेंथ, जब हमारे फोकल लेंथ के आगे हो। द ब्रेन करेक्ट द इन्वर्जन, जो हमारा ब्रेन होता है वो इस इन्वर्जन को ठीक कर लेता है। हमारे ब्रेन में जब इसकी नर्व जाती है तो इसको करेक्ट करके वो हमें सीधा दिखाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.5? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.5? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अब v को हम इधर ले जाएंगे और n को इधर ले जाएंगे, तो हमारा फार्मूला v इज इक्वल टू सी ओवर एन। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है डायमंड का 2.5। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन अ कन्वेक्स मिरर,
जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे सी पे, सी मीन्स 2f पे प्लेस करेंगे, तो इमेज जो फॉर्म होगी, तो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज रिगार्डलेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट पोजीशन। उसे पोजीशन से कोई गर्ज नहीं है, वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज प्रोड्यूस करता है कन्वेक्स मिरर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा स्मॉलर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाने की कोशिश करती है और इंसिडेंस एंगल उसका ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से, तो वो टोटली रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है वापस अपने डेंसर मीडियम में। इसी तरह बार बार टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट करके ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट सिग्नल है वो ट्रेवल करता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है हमें 5। इसको हम लेंथ फार्मूला में पुट करेंगे। कुछ बुक्स में लेंथ फार्मूला ऐसे दिया हुआ है कि उसमें पी की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी और एफ फोकल लेंथ होगी, इसमें पुट कर देंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। देन हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला करेंगे। मैग्निफिकेशन फार्मूला होता है इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमने v का है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने u का है, दोनों 10 है तो माइनस माइनस फार्मूला कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारा 10 सेंटीमीटर दूर है और जो इमेज डिस्टेंस निकला है वो भी 10 सेंटीमीटर ही दूर है। तो दोनों का अगर डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों की मैग्निफिकेशन भी सेम होगी, सेम साइज पे आएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1, क्योंकि हमारे पास इमेज का जो डिस्टेंस q है और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p है वो दोनों की वैल्यू सेम आई है, तो मैग्निफिकेशन भी सेम आएगी। नो लुमिनस मैटर स्टडीज विया ग्रेविटेशन लेंसेज इज कॉल्ड। देखें डार्क मैटर ये बेंड कर देता है लाइट को विया ग्रेविटी बट डज नॉट अमिट लाइट, लेकिन लाइट को अमिट नहीं करता, इसलिए लाइट की वजह से स्टडी नहीं किया जाता। ये डिटेक्टेबल होता है थ्रू ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो डार्क मैटर वो मैटर होता है जो नॉन लुमिनस मैटर होता है, कोई रोशनी इमिट नहीं करता, उसे स्टडी किया जाता है विया ग्रेविटेशनल लेंसिंग। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, तो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करता है लाइट टू फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो प्लेन मिरर इमेज बनाएगा वो होगा हमारा वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्लेन मिरर हमेशा इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, क्योंकि उस तरह एक्चुअल में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। ऑब्जेक्ट हमारा रियल इमेज यहाँ पे बनती है, रियल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, तो वो वर्चुअल और एक इरेक्ट इमेज बनाता है हमेशा कॉमन प्लेन मिरर। आइंस्टाइन रिंग आर सीन ड्यू टू फिनोमेना, उसको कहते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग। ये आगे हम डिटेल और शॉर्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। जब मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं वो लाइट को बेंड कर देते हैं इनटू रिंग लाइक पैटर्न, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशन लेंसिंग। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 30 में स्टडी करेंगे कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट लाइट को बेंड कर देते हैं और ग्रेविटेशन लेंसिंग क्रिएट करते हैं। द डैश फिनोमेना यूज इन द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग फॉर वाइड्स एंड क्रैक्स, तो वाइड एंड क्रैक की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो फिनोमेना यूज करते हैं उसे कहते हैं अकोस्टिक लेंसिंग। यूज साउंड वेव यूज करते हैं टू डिटेक्ट द इंटरनल फ्लॉज इन द मटेरियल सच एज वाइड्स एंड क्रॉक। इसके लिए हम यूज करते हैं अकोस्टिक लेंसिंग और उसमें हम साउंड वेव से डिफेक्ट का पता कर लगाते हैं। ऑलवेज एग्जिट करते हैं फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन लाइट वेव आर द ओनली वेव विच एग्जिट द फिनोमेना ऑफ, तो लाइट सिर्फ ओनली ऐसी वेव होती है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये अकर होता है ओनली इन लाइट वेव्स ट्रांसमिटिंग फ्रॉम हायर टू लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब हायर से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रांसमिट होता है तो टोटली रिफ्लेक्ट होके वापस डेंसर मीडियम में आ जाता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर हो क्रिटिकल एंगल के। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये हम एमसीक्यू नंबर 10 में भी देख के आए, सेम एमसीक्यू दोबारा रिपीट हुआ है। 17 भी सेम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, वर्किंग प्रिंसिपल होता है ऑप्टिकल फाइबर का। द वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन शो अ बिहेवियर ऑफ डैश लाइट। जब वाइट लाइट पास करती है प्रिज्म से तो ये डिस्पर्स कर जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। लाइट वाइट लाइट कॉम्बिनेशन होती है मैनी लाइट की और हर लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, इसे हर लाइट का जो कलर है वो डिफरेंट बैंड करता है और लाइट का स्प्लिट होना प्रोसेस कहलाता है डिस्पर्शन। द विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम लाइज इन द रेंज ऑफ डेट नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। अगर हम पूरा पैटर्न देखें तो हमारी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है 400 नैनोमीटर, 400 से 750 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर वायलेट को शो करता है जबकि 750 नैनोमीटर रेड कलर को शो करता है। तो ये हमारा विजिबल रीजन होता है 4 टू 750 नैनोमीटर। इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पे हमें वेवलेंथ दी हुई है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पे बता दी है। और उसके द रॉड्स एंड कोन अ ह्यूमन आई हैज, और ह्यूमन आई के अंदर 120 मिलियन रॉड्स होते हैं। ये लो लाइट विजन को देखने के लिए होते हैं
और तकरीबन 6 मिलियंस कोन्स होती हैं। ये कलर विजन को देखने के लिए होती हैं। तो इसे राउंड देखा जाए तो 100 मिलियन रॉड्स और 6 मिलियंस कोन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। टेक सम वाटर इन अ बाउल, बाउल में थोड़ा सा पानी लें। पुट अ स्मॉल मिरर इन इट, उसमें छोटा सा मिरर रखें। इस तरह मिरर रखें कि सम पार्ट ऑफ मिरर है वो स्लाइटली डिप हो वाटर में, और फिर मिरर के ऊपर सनलाइट को फॉल करें इन अ सच अ वे है कि जो रिफ्लेक्शन हो रही है मिरर की वो अपीयर हो या तो वाइट वॉल पे या वाइट बोर्ड पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद 7 कलर्स पैटर्न दीवार पे क्यों शो होंगे? 7 कलर ऑफ पैटर्न रेनबो शेप जो अपीयर होगी ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ वाइट सनलाइट। जो वाइट सनलाइट है ये डिस्पर्स कर देगी। व्हेन सनलाइट पास थ्रू वाटर it bend या refract and split into constituent colors because different wavelengths। जब सनलाइट पास करेगी ये रिफ्लेक्ट करेगी और ये डिफरेंट कलर्स में अपीयर होगी क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ मुख्तलिफ होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ कलर ट्रेवल करेंगे एट डिफरेंट स्पीड इन वाटर। द मिरर रिफ्लेक्ट्स हिज डिस्पर्स लाइट ऑन द वॉल। तो ये डिस्पर्स लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा ऑन द वॉल क्रिएटिंग अ विजिबल स्पेक्ट्रम, जिससे हमारे पास विजिबल रेनबो स्पेक्ट्रम क्रिएट होगा। इसका प्रिंसिपल होगा डिस्पर्शन, सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू कलर्स बेस्ड ऑन वेवलेंथ। फार्मूला होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वेरी करेगा विद वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ऑफ लैम्डा। लैम्डा भी इन सब का वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो वी लैम्डा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फॉर वेवलेंथ लैम्डा, और सी होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एग्जाम्पल में बिल्कुल सिमिलर एग्जाम्पल है, जैसे प्रिज्म स्प्लिट कर देता है वाइट लाइट को इनटू द रेनबो स्पेक्ट्रम। सिमिलरली वाटर और मिरर एक्ट करेंगे एज अ कंबाइंड डिस्पर्सिव सिस्टम हेयर। पार्ट बी है व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन दिस फिनोमिना। तो वाटर प्ले करेगा टू वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल। एक करेगा वो रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन में वो स्लो डाउन कर देगा और बेंड कर देगा सनलाइट एंटरिंग इन द वाटर इनिशिएटिंग द सेपरेशन ऑफ कलर्स। और लाइट को स्लो डाउन और बेंड करने से सेपरेशन ऑफ कलर स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद वाटर डिस्पर्शन भी करेगा, एक्ट करेगा मीडियम वेयर शॉर्टर वेवलेंथ जो कि ब्लू और वायलेट हैं वो ज़्यादा बेंड होंगी एज कम्पेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ जो जिसकी है रेड। तो रेड जो होगी वो कम बेंड होगी जिसे एनहेंसिंग होगी कलर सेपरेशन। रेड ज़्यादा बेंड नहीं हुई जबकि ब्लू और वायलेट ज़्यादा बेंड हो गई है, जिस वजह से हमारी कलर सेपरेशन बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ गई है। इसका प्रिंसिपल ये होता है स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 साइन थीटा 2। इसमें n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है जो कि लेस देन होगा n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन अकर होगी। बिल्कुल सिमिलर ग्लास प्रिज्म के जो यूज़ करता है रिफ्रैक्टिव प्रॉपर्टीज फॉर द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। तो यहाँ प्रिज्म की जगह वाटर भी सेम फिनोमेना सेम रोल प्ले करेगा। क्वेश्चन सी में कह रहा है डिस्कस करें इसका बेसिक प्रिंसिपल जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो कन्वर्ट हो गई है 7 कलर्स में। इसका बेसिक प्रिंसिपल हम जैसे पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं वो है डिस्पर्शन जो गवर्न हुआ है बाय द वेवलेंथ डिपेंडेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ये वेवलेंथ डिपेंडेंट है। जब वाइट लाइट एंटर हुई पानी में तो हर कलर बेंड हुआ एट डिफरेंट एंगल ड्यू टू वेरिंग स्पीड, और मिरर ने रिफ्लेक्ट कर दिया इन सेपरेटेड कलर्स को और प्रोजेक्ट कर दिया इसका साया ऑन द वॉल या वाइट बोर्ड पे एज अ रेनबो स्पेक्ट्रम। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट हाउ डिस्पर्शन स्प्लिट वाइट लाइट इनटू कलर्स। हियर वाटर एंड मिरर रेप्लिकेट दिस इफेक्ट। न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट शो करता है कैसे वाइट लाइट रेनबो कलर में स्प्लिट हुई थी, और वही प्रिज्म की जगह यहाँ पे हमारा वाटर और मिरर ने उसको रेप्लिकेट किया और इन दोनों ने मिल के वाइट लाइट को रेनबो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट कलर में स्प्लिट किया। अब हम करेंगे शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। व्हाई इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू यूनिटी। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल या उससे ज़्यादा क्यों होती है? जैसे हम जानते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और जो लाइट होती है वो कभी भी मीडियम में वैक्यूम के मुकाबले में ज़्यादा फास्ट नहीं ट्रैवल कर सकती। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी वैक्यूम में, और किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड है इन एनी मटेरियल मीडियम वो कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम।
तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कम होगी और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज़्यादा होगी, और उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, जिसकी वजह से ये इंश्योर हो रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। फॉर एग्जांपल वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, लाइट ट्रेवल एट 2.25 into 10 raised power 8 meter per second in water. Number two, why physical property is responsible for the decrease in the speed of light in material medium. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों रिस्पॉन्सिबल होती है स्पीड ऑफ लाइट को कम करने में किसी भी मटेरियल मीडियम में? जैसे हम जानते हैं कि लाइट स्लो डाउन होती है जब वो इंटरेक्ट करती है इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी मीडियम के अंदर। तो जब भी लाइट एंटर होती है मटेरियल में, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करती है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज कर देती है एटम्स और मॉलिक्यूल्स को, और पोलराइजेशन क्रिएट्स सेकेंडरी वेव दैट इंटरफेयर विद द ओरिजिनल वेव। तो सेकेंडरी वेव ओरिजिनल वेव के साथ इंटरफेयर करती है, जिससे ओरिजिनल वेव की जो स्पीड है उसे कम कर देती है। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन इज इक्वल टू 2.42। तो लाइट जब डायमंड में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड डायमंड में कम होके 1.24 इंटू 10 रेज पावर 8 रह जाती है मीटर पर सेकेंड। हालांकि वैक्यूम में ये 3 इंटू 10 रेज पावर 8 थी। पोलराइजेशन डिले क्या चीज़ होती है? द फेस लैग बिटवीन द इंसिडेंस रे, जो लाइट आ रही है, और री एमिटेड लाइट कॉज कर देती है इफेक्टिव स्लोइंग ऑफ द लाइट। याद रखिएगा, अगर लार्ज वैल्यू हो एन की वैल्यू लार्ज हो तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन स्मॉल वैल्यू हो एन की, इसे रेसिप्रोकल कर लें तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। थ्री, हाउ डज पाउडर टेक द शाइन ऑफ अ पर्सन नोज? पर्सन की नोक में से जो पाउडर होता है वो शाइन को ऑफ क्यों कर देता है? अब नोज जो शाइन हो रहा होता है वो इसकी शाइनिंग की वजह होती है कॉज बाय स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट कोहेरेंटली, कि स्मूथ सरफेस आती है और कोहेरेंटली रिफ्लेक्ट होकर आगे चली जाती है, जिसकी वजह से नोज शाइन करता है। जब हम उसे पाउडर स्प्रे कर देते हैं तो क्रिएट हो जाती है रफ सरफेस, उससे होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये आप देख सकते हैं पाउडर फेंकने के बाद। तो लाइट स्कैटर हो जाती है इन रैंडम डायरेक्शन, मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट स्कैटर हो जाती है। लाइट मुख्तलिफ डायरेक्शन में जो ट्रैवल करती है तो जो उसका कोहेरेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है, कोहेरेंट रिफ्लेक्शन ब्रेक हो जाती है, जिससे ग्लेयर भी कम हो जाता है। जैसे हमारे पेंट्स की दो टाइप्स होती हैं, मैटिव पेंट्स और ग्लॉसी पेंट। मैटिव सरफेस स्कैटर करता है लाइट को uniformly. Why does an object in water always appear to be elevated to its real depth? अगर पानी में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी रियल ये एक्चुअल डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें एलिवेटेड नज़र आता है, उसकी डेप्थ हमें कम नज़र आ रही होती है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्लेक्शन एट द वाटर एयर इंटरफेयर बेंड लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखिए नॉर्मल लाइन है, जब पानी में से लाइट आती है तो ये नॉर्मल जो लाइट होती है वो बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ब्रेन को होता है, वो परसीव करता है कि ऑब्जेक्ट अलोंग द एपरेंट पाथ। ब्रेन को लगता है कि ऑब्जेक्ट ये एपरेंट पाथ जो है ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे सही नजर आ रहा है, जिस वजह से वो उसकी शॉलो यानी कि कम गहराई वाला इमेज हमारे दरमियान में शो करता है। इसका फार्मूला भी दिया हुआ है, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। या फ्रेनेल लॉ भी लगा सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन थीटा वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर साइन थीटा एयर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिश है एट 1 मीटर डेप्थ। ये फिश है, इसकी डेप्थ थी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, अपीयर एट 1/1.33 इज इक्वल टू 0.75 मीटर। लेकिन जब हम देखेंगे तो ये हमें यहाँ से यहाँ तक 0.75 मीटर का फासला नजर आएगा। एक्चुअल में वो 1 मीटर सरफेस से नीचे थी, लेकिन ये नजर आ रही होगी हमें इसकी एपरेंट डेप्थ पे। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई टेम्परेचर पे कम क्यों होता है? जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो फ्यूअर मॉलिक्यूल होते हैं जो पोलराइज होंगे। तो लोअर पोलराइजेशन की वजह से मीडियम की एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है टू स्लो लाइट एंड डिक्रीज कर देता है वो एन। इसे फार्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द एयर। तो हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कम्पेयर टू कूल्ड एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। फॉर एग्जाम्पल, मिराज फॉर्मेशन हो जाती है डेजर्ट में ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट्स। डबल रेनबो कैसे बनती है? क्या ट्रिपल रेनबो भी बन सकती है? पहले हम देखेंगे प्राइमरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में सिंगल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इन रेन ड्रॉप। तो रेन ड्रॉप में रिफ्लेक्शन होने के बाद हमारा जो रेड कलर है वो आउटर कलर आता है और वायलेट इनर कलर है। ये प्राइमरी रेनबो देखें, इसमें जो रेड कलर होगा ये सबसे आउटर कलर होगा, और वायलेट और ब्लू जो होगा वो सबसे इनर कलर होगा। उसके बाद सेकेंडरी रेनबो बनती है जिसमें होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये देखें रेन ड्रॉप में से
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट टोटली रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही होती है। इसमें कलर रिवर्स हो जाते हैं। इसमें वायलेट आउटर कलर होता है और रेड इनर। वायलेट जो होता है ये सबसे आउटर कलर होता है सेकेंडरी रेनबो में, और रेड सबसे इनर कलर होता है। यहाँ भी देख सकते हैं रेड सबसे इनर कलर है और वायलेट या ब्लू जो है सबसे आउटर कलर है। और हमारी प्राइमरी रेनबो ज़्यादा विजिबल होती है और सेकेंडरी रेनबो उसके मुकाबले में कम विजिबल होती है। सिमिलरली इसी तरह ट्रिपल रेनबो, टर्शरी रेनबो भी बन सकती है थ्योरेटिकली, बट एक्सट्रीमली रेयर, इसके चांसेस बहुत कम है ड्यू टू लाइट इंटेंसिटी लॉस हो जाती है। जैसे प्राइमरी के रेनबो ज़्यादा टेंस है और सेकेंडरी रेनबो की लाइट इंटेंसिटी कम हो गई है, तो थ्योरेटिकली यहाँ पे आपकी एक टर्शरी रेनबो भी बन सकती है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इससे भी कम होगी। इसलिए इसके चांस होने के बहुत ही कम है, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लॉस हो गई होती है। तो मुख्तलिफ रेनबो में जो कलर का ऑर्डर है वो डिफरेंट होगा, प्राइमरी का ऑर्डर डिफरेंट होगा, सेकेंडरी का डिफरेंट होगा, और उसकी विजिबिलिटी भी डिफरेंट होगी। मिसाल को जो सेकेंडरी रेनबो होती है ये फेंट होती है, ये मध्यम नज़र आती है, और ये आमतौर पे हमें 51 डिग्री एलिवेशन, अपनी आंख से ऊपर 51 डिग्री एलिवेशन पे देखने पे नज़र आती है। क्या हम वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हुए वर्चुअल इमेज को फोटोग्राफ कर सकते हैं। वो किस तरह कि लाइट रेज अपीयर होती है टू डवर्ज इन प्लेन मिरर, कि लाइट रे डवर्ज हो रही है इन प्लेन मिरर, और जो कैमरा कैप्चर करता है, कैमरा फोकस करता है डवर्ज रे को ऑन टू द सेंसर, वो सेंसर पे उसको फोकस कर लेगा, तो रिकॉर्ड कर लेगा इमेज। या देखिएगा लाइट बेस्ड कंस्ट्रक्शन में कैमरा डिटेक्ट करता है लाइट की डायरेक्शन को, नॉट इमेज रियलिटी। इमेज वर्चुअल है या रियल है, इससे कैमरे के लेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो वर्चुअल इमेज की अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो वो उसको कैप्चर कर लेगा, रियल इमेज की लाइट रिफ्लेक्ट हो रही आ रही है तो वो उसको कैप्चर कर लेगा। और जैसे कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में हमारी लाइट जो रिफ्लेक्ट होके आ रही होती है वो वर्चुअल इमेज को शो कर रही होती है, तो कैमरा उसको भी कैप्चर कर लेगा। तो फोटोग्राफिंग द मिरर रिफ्लेक्शन और फोटोग्राफिंग फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्शन, वो वर्चुअल इमेज को भी कैप्चर कर लेगा, जिससे हम वर्चुअल इमेज की फोटोग्राफ बना सकते हैं। व्हाट इज मींट बाय नेगेटिव मैग्निफिकेशन? जैसे मैग्निफिकेशन का हम फार्मूला जानते हैं कि माइनस इमेज डिस्टेंस को कहीं क्यू से शो किया जाता है, कहीं वी से शो किया जाता है, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम पी से या डिफरेंट फार्मूले में यू से शो करते हैं। ये से फार्मूला होता है इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होता है इन्वर्टेड इमेज, कि हमारी जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर की तरफ है तो इमेज हमारी नीचे की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव साइन या नेगेटिव मैग्निफिकेशन। मैग्नीट्यूड में से कह देते हैं ये रेशियो होती है इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा कन्वेक्स लेंस है, ये देखें हमारा जो कन्वेक्स लेंस है ये फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो इसकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव में होगी। कैन अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बी कंसीडर अ लेंस ऑफ इनफाइनाइट फोकल लेंथ? क्या एक ऐसा लेंस कंसीडर कर सकते हैं जिसकी इन्फिनिटी फोकल लेंथ हो? इफ यस, वेयर डज इट फॉर्म एन इमेज? तो वो इमेज कहाँ बनाएगा? देन जो फ्लैट ग्लास ले लें या पैरेलल सरफेसेस ले लें, तो नो नेट बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट स्ट्रेट जाएगी, टकरा के स्ट्रेट वापस आ जाएगी, कोई भी लाइट में बेंडिंग नहीं होगी। इमेज फॉर्मेशन में ना तो उसमें कन्वर्जेंस होगी ना ही डिवर्जेंस होगी। इमेज कोइंसाइड करेगी विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सामने कोइंसाइड करेगी इमेज। उसके अंदर नो ऑप्टिकल पावर होगी, मीन उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, इंप्लाइज करेगी जीरो फोकसिंग एबिलिटी, यानी उसके अंदर फोकसिंग एबिलिटी बिल्कुल जीरो है, वो कोई भी फोकस नहीं करेगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही इमेज मिरर में नजर आ जाएगी विदाउट एनी फोकसिंग। अगर हम फ्लैट विंडो में देखें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बिल्कुल मैच करती है, कोई भी फोकस नहीं होता। तो फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास की हमारे पास फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी, इनफाइनाइट फोकल लेंथ, और जो इमेज बनेगी बिल्कुल उसके फ्रंट पे बनेगी विदाउट एनी फोकसिंग, बगैर किए कुछ फोकस किए हुए इमेज बिल्कुल उसके सामने बनेगी, ना ही उसमें कन्वर्जेंस होगी ना ही डिवर्जेंस होगी, इमेज कोइंसाइड होगी विद द ऑब्जेक्ट। इफ वी डिप अ लेंस इन वाटर, अगर लेंस को पानी में डिप कर दें तो व्हाट हैपन टू इस फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे हम जानते हैं फोकल लेंथ डिपेंड करती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, जिसका फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ वाटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाय
refractive index of lens minus refractive index of air divided by refractive index of lens minus refractive index of water. अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला कन्वेक्स लेंस लेंगे अगर हम तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी इन वाटर, क्योंकि जो सराउंडिंग मीडियम है वो ऑल्टर करता है लेंस की पावर को। जैसे ये लेंस है, अगर वो पानी में था तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा जब लेंथ को हम वाटर में डालेंगे। तो जैसे ही लेंथ को हम वाटर में डालेंगे उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाएगा। एक लेंस था, उसे पानी में डालने से पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.5, जब हम इसे पानी में डाला तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.33 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वीकर हो गया, यानी कि वो डिक्रीज हो गया। जब हम पानी में अपनी आंखें ओपन करते हैं तो हमें ब्लर नज़र आता है। वैसे में ठीक नज़र आ रहा था, लेकिन पानी में जैसे ही हम आंखें ओपन करते हैं तो पानी के अंदर हमें ब्लर नज़र आता है। वो क्यों? हमारे कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.38 और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तकरीबन 1.33। तो ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो मैच कर जाते हैं। जब दोनों मैच कर जाते हैं तो उससे हमारी फोकसिंग पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। हमारा कॉर्निया ज़्यादा लाइट को बेंड नहीं कर पाता और प्रॉपर हम फोकस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें पानी के अंदर ब्लर नज़र आता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच करने से आई स्ट्रगल करती हैं टू बेंड लाइट, जिससे कॉजिंग होती है ब्लरनेस। क्योंकि ह्यूमन आई जो बनी है, इवॉल्व हुई है, वो एयर के लिए इवॉल्व हुई हैं और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, जबकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। 1 से 1.38 में हम लाइट ज़्यादा बेंड कर सकते हैं, लेकिन 1.38 से 1.33 में हम इतना ज़्यादा लाइट बेंड नहीं कर सकते, जिससे हमें ब्लरनेस फील होती है। इसको ठीक करने के लिए स्विमिंग गॉगल्स होते हैं जो रीस्टोर करते हैं एयर कॉर्निया और इंटरफेयर करते हैं क्लियर विजन। तो स्विमिंग करते हुए हमें स्विमिंग गॉगल्स पहनने चाहिए ताकि हमारी पानी के अंदर में ब्लर नजर ना आए। अवेल्यूएट करें स्टेटमेंट को डैट कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। हमारी आंख में जो रियल इमेज बनती है या लेंस से जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बनती है। तो रियल इमेज बनती है कन्वर्जिंग लाइट रेज से। लाइट रेज गुजरने के बाद कन्वर्ज हो जाती है किसी एक पॉइंट पे। तो इन्वर्जन ट्रू है फॉर रियल इमेजेस फॉर द सिंगल लेंस या मिरर। अगर एक लेंस है हमारे जैसे आईज में या सिंगल लेंस है तो उसमें हमेशा रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। लेकिन ये एक्सेप्शन क्या है? कंपाउंड सिस्टम में, जहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड सिस्टम है, एक से ज़्यादा लेंसेज हैं, जैसे टू लेंसेज है, वो प्रोड्यूस करेंगे इरेक्ट रियल इमेज। तो रियल इन्वर्टेड इमेज सिर्फ वहाँ बनेगी जहाँ पे हम एक लेंस यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल रूल है, जहाँ भी सिंगल एलिमेंट या सिंगल लेंस यूज़ होगा वो हमेशा रियल इमेज बनेगी और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जैसे प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर की जो स्क्रीन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड रियल इमेज बनाती हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्रोजेक्टर या फोटोग्राफिक लार्जर में हम फिल्म को उल्टा या स्लाइड को उल्टा प्लेस करते हैं और हमारी इन्वर्टेड इमेज बनती है। अगर स्लाइड हम उल्टी डालेंगे तो हमारी इमेज सीधी बनेगी, अगर स्लाइड हम सीधी डाल देंगे तो इमेज हमारी उल्टी बनेगी। आर्ग्यू करें अबाउट द नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग एज ऑप्टिकल और नॉट। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होती है? मैस बेंड कर देता है स्पेस टाइम में और डिफ्लेक्ट कर देता है लाइट के पाथ को। अगर हमारा बहुत हैवी मैस हो और हैवी मैस के बैक साइड पे कोई स्टार हो तो उससे जो लाइट आ रही होगी वो बेंड हो जाएगी। यहाँ हमारा स्पेस टाइम और लाइट का पाथ दोनों बेंड हो जाती हैं और ये ऑप्टिकल नहीं होती। नो मटेरियल मीडियम आर रिफ्रैक्शन रिलाइज ऑन जनरल रिलेटिविटी। जनरल रिलेटिविटी ग्रेविटेशन लेंसिंग में कोई भी मटेरियल मीडियम या रिफ्रैक्शन रिलाई नहीं होती। यहाँ पे खाली स्पेस है, स्पेस में मैस या हैवी ग्रेविटी ही इसको बेंड कर देती है, यहाँ पे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए ग्रेविटेशन लेंसिंग ये डिफरेंट होती है रिफ्रैक्टिव बेंडिंग से। रिफ्रैक्टिव बेंडिंग में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तब वो बेंड होती है, लेकिन ग्रेविटेशन लेंसिंग में ग्रेविटी या मैस लाइट को बेंड कर देते हैं, वहां पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता। जैसे आइंस्टाइन रिंग फॉर्म होंगे बाय गैलेक्सी क्लस्टर। इंस्पेक्ट द रीजन फॉर कर्व सीलिंग ऑफ स्कूल हॉल। स्कूल हॉल की जो कर्व सीलिंग होती है इसकी रीजन को इंस्पेक्ट करें। फर्स्ट है अकोस्टिक डिजाइन, कि कर्व सीलिंग फोकस करती है साउंड वेव को इवेंटली रिड्यूसिंग इकोस एंड इम्प्रूव ऑडिबिलिटी। जितनी भी साउंड टीचर है वो इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट करेगी और इकोस कम हो जाएंगी, जिससे स्टूडेंट्स की ऑडिबिलिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी, उससे आवाज़ उन स्टूडेंट को ज़्यादा साफ साफ सुनाई देगी। और जो कनकेव सरफेसेस है, जैसे कनकेव सरफेस है, ये डायरेक्ट करेंगे साउंड को टुवर्ड्स द ऑडियंस। साउंड मैनेजमेंट ज्योमेट्री
ऑप्टिमाइज कर देती है अकोस्टिक परफॉर्मेंस को, जिसे आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुनाई देती है। जैसे कंसर्ट हॉल्स, स्कूल हॉल या लेक्चर हॉल यो यूज़ करते हैं डूम शेप सीलिंग फॉर यूनिफॉर्म साउंड डिस्ट्रीब्यूशन। Propose a reason for producing more sound by an empty container compared to filled one। कि empty container ज़्यादा sound produce करेगा as compared to filled one। Empty container have air cavities that amplify sound via standing waves। empty container के अंदर एयर कैविटीज होती हैं जो साउंड को एम्पलीफाई कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं बाय स्टैंडिंग वेव्स। जो फिल कंटेनर है विद वाटर या एनी अदर मटेरियल, वो वाइब्रेशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा और साउंड को रिड्यूस कर देगा। तो एम्प्टी कंटेनर में एयर होगी जो फ्री ऑसिलेशन को अलाउ करेगी, और फिल कंटेनर में हमारे सॉलिड लिक्विड कोई मटेरियल होंगे जो वाइब्रेशन एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेंगे और डैम्प कर देंगे। तो एम्प्टी मेटल कैन जो होता है वो ज़्यादा लाउडर साउंड प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू फिल्ड वन। अब हम करेंगे लॉन्ग रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन वन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? एक ऐसा फिनोमेना जहां पे लाइट बाउंस ऑफ हो जाती है ऑफ अ सरफेस अपॉन स्ट्राइकिंग इट। लाइट आती है और बाउंस ऑफ स्ट्राइक करके बाउंस ऑफ हो जाती है। ये हमारे बुक का इस पेज पे है। व्हेन अ लाइट रे अप्रोचेज अ स्मूथ पॉलिश सरफेस, इस बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। फिर हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस रे, आने वाली रे, द नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों लाई करेंगी सेम प्लेन पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं और साथ में आप इनकी डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन है, अकर होती है स्मूथ सरफेसेस पे जैसे मिरर, और डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है जो रफ सरफेसेस पे होती है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है हमारी, और ये हमारी रफ सरफेसेस की रिफ्लेक्शन है, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखेंगे। जैसे एक मिरर रिफ्लेक्ट करता है कोहेरेंटली फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। मिरर रिफ्लेक्ट करता है कोहेरेंटली और एक क्लियर इमेज बनाता है, वाइल द वॉल स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन, जबकि दीवार लाइट को स्कैटर कर देती है तमाम डायरेक्शन में। सेकेंड, डिस्कस द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये हमारी स्मूथ सरफेस है, स्मूथ रिफ्लेक्ट करेगा लाइट यूनिफॉर्मली, जितनी लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट होकर यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट हो चली जाएगी। एग्जाम्पल है स्टिल वाटर या मिरर्स। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या रफ सरफेस रिफ्लेक्शन, इसमें लाइट स्कैटर कर देती है इन मल्टीपल डायरेक्शन। एग्जांपल है पेपर और वुड। तो सरफेस रेफरेंस डिटरमाइन करती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन फॉर इमेजिंग, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिंग फॉर विजिबिलिटी ऑफ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लोसी फोटो पेपर वर्सेज मैट फोटो पेपर। इस क्वेश्चन में आप रेगुलर या स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ये वाला टॉपिक भी लिख सकते हैं। हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर फॉर्म करते हैं वर्चुअल इमेजेस थ्रू रिफ्लेक्शन, क्योंकि लाइट रे अपीयर होती है टू कम फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। हमें लग रहा होता है कि मिरर के बैक साइड से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, इसलिए ये हमारी वर्चुअल इमेज होती है। ये अपराइट होती है, यानी कि ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम होती है। अगर ये अपराइट है रियल, तो ये भी हमें अपराइट ही नजर आएगा। लेकिन इसमें लेटरल इन्वर्जन होती है, लेफ्ट राइट ट्रांसवर्सल हो जाती है। अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना दायां हाथ उठाएंगे तो मिरर आपको दिखा रहा होगा कि आपका बायां हाथ उठा होगा। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर जितना यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस भी उतना होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होते हैं। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एग्जांपल ले लिया, पर्सन स्टैंडिंग 2 मीटर फ्रॉम द मिरर सी देयर इमेज 2 मीटर बिहाइंड द मिरर। अगर वो 2 मीटर फ्रंट ऑफ द मिरर है तो वो अपना इमेज 2 मीटर बिहाइंड द मिरर देखेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, तो इमेज लोकेटेड होती है बिहाइंड द मिरर सिमेट्रिकली ऑपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। अगर ये आदमी अपनी दाईं तरफ देख रहा है तो उसकी इमेज अपनी बाईं तरफ देख रही होगी। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, सेम साइज होता है एज ऑब्जेक्ट, और लेटरली इन्वर्टेड होती है। सिमेट्री में ऑब्जेक्ट इमेज लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। अगर ये मिरर है तो ये जो हमारी लाइन है ये ऑब्जेक्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा ये 90 डिग्री का होगा। इसमें कोई मैग्निफिकेशन नहीं होती, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 होगी, कोई मैग्निफिकेशन नहीं होगी। अगर हम कैंडल प्लेस करें इन फ्रंट ऑफ मिरर तो प्रोड्यूस करेगा इमेज विद आइडेंटिकल हाइट, या ट्री या पर्सन करें तो आइडेंटिकल हाइट की आपके पास इमेज प्रोड्यूस होगी। एलैबोरेट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है लाइट इज बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू चेंज ऑफ स्पीड। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है और इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। बुक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये आपको टॉपिक दिया हुआ है जिसमें लॉज भी लिखे हुए हैं। तो लॉज में है इंसिडेंस रे, आने वाली रे, रिफ्रैक्टिव रे, रिफ्रैक्ट होके जाने वाली रे, एंड द नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन, ये सेम प्लेन होंगी। और रिफ्रैक्ट एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एन साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन साइन थीटा 2, जिसको आप दूसरी फॉर्म में एन ओवर एन टू और साइन थीटा आर और साइन थीटा आई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जब भी लाइट
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ। और जब डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो ये बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें फ्रेंड डिस्टेंस का आप साइन थीटा आई वैक्यूम और साइन थीटा आर मीडियम का फार्मूला लिख सकते हैं। एग्जांपल है, अ स्ट्रॉ इन वाटर अपीयर होता है बेंड ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एनालाइज करें स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल मीडियम। मोस्टली मटेरियल मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिफरेंट होती है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। लाइट स्लो डाउन हो जाती है डेंसर मीडियम में, जिसका फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने से स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कम हो गई है, जिसके लिए 1.24 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अतः कि वैक्यूम में ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड थी। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वी। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये एक डिमेंशनलेस क्वांटिटी है कि दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा, तो एन की वैल्यू हमेशा इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 होगी। अगर हाइयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि लाइट ज़्यादा बेंड होगी। दूसरे वर्ड में, दो मीडियम है, एक एयर है और दूसरा कोई भी मीडियम है, उनकी स्पीड ऑफ लाइट की रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और ग्लास का 1.5, या यहाँ से भी आप कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे दे सकते हैं। डिफरेंशिएट करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को सिंपल रिफ्लेक्शन से, और साथ में उसका रिलेशन भी ड्राइव करें फॉर द क्रिटिकल एंगल। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किसी भी सरफेस से हो सकती है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होती है जब लाइट ट्रैवल होती है डेंसर मीडियम से टुवर्ड्स द रेयर मीडियम, लेकिन उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। अगर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो और वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल कर रही हो, तो टोटली रिफ्लेक्ट होकर वो डेंसर मीडियम में आ जाएगी। और क्रिटिकल एंगल वो होता है जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो स्नेह ला लगाते हैं साइन थीटा सी, क्रिटिकल एंगल का साइन थीटा n2/n1। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है फाइबर ऑप्टिक्स में, प्रिज्म में। जो डायमंड बहुत ज़्यादा स्पार्कल शो करता है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करता है। इसके अलावा बुक का ये वाला टॉपिक हो, ये डायग्राम लिख सकते हैं, और साथ में अगर ये डेरिवेशन बुक वाली अगर आपने तैयार की हुई है तो यही डेरिवेशन आप लिख सकते हैं। 9 है, लिस्ट द यूजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन। तो ये हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर जिसे लो सिग्नल लॉस होता है ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मेडिकल एंडोस्कोपी है, इंटरनल बॉडी इमेजिंग कर सकते हैं, इंटरनेट केबल है, अंडर वाटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इन ग्लास फाइबर्स में। इसके अलावा इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, ये टॉपिक लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्टर स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से सिग्नल ट्रांसफर करते हैं। और इसमें रेजिस्टेंस होती है टू द इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं और बहुत लो पावर पे हम यूज़ करते हुए सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉपर केबल्स। नेक्स्ट है इलस्ट्रेट करें थिन लेंसेज। थिन लेंसेज हमारे पास कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जिसे हम कन्वेक्स लेंस करते हैं, जो फोकस करता है पैरेलल रेज एट अ फोकल पॉइंट। जितनी भी पैरेलल रेज है उन तमाम को फोकस करेगा वो फोकल पॉइंट पे ही। पैरेलल रेज आ रही हैं और ये फोकस हो जाएगा एक ही पॉइंट पे, इसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। दूसरा होता है डाइवर्जिंग या कनकेव लेंस, जो स्प्रेड कर देता है पैरेलल रेज एट इट फ्रॉम अ वर्चुअल फोकल पॉइंट। ये पैरेलल रेज जितनी भी आ रही हैं इनको स्प्रेड कर लेता है और अज्यूम होता है हमारा कि ये वर्चुअल फोकल पॉइंट से रेज स्प्रेड होके जा रही हैं। उसके बाद थिन लेंथ फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ p हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और क्यू हमारा इमेज डिस्टेंस। और फोकल लेंथ डिटरमाइन करता है कि लेंस की स्ट्रेंथ कितनी होगी। जैसे मैग्नीफाइंग लेंस जो होगा वो हमेशा कन्वेक्स लेंस होगा, जबकि पीप होल जो लेंस होगा वो हमेशा कनकेव लेंस होगा। एवेल्युएट करें हाउ इमेज फॉर्म होती है कन्वर्जिंग लेंस से यूजिंग रे डायग्राम। तो ये हमने रे डायग्राम बना दी है बियॉन्ड टू एफ, एफ और बिटवीन एफ और टू एफ की। ये अब रे डायग्राम इसमें से कोई भी बना सकते हैं, तीनों भी बना सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट होगा बियॉन्ड टू एफ, जब बियॉन्ड टू होगा तो रियल रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, और इमेज जो बनेगी बिटवीन एफ और टू एफ के दरमियान बनेगी। जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे ऑन टू एफ तो रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का होगा। जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिटवीन एफ एंड टू एफ, एफ और टू एफ के दरमियान, तो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। और जब ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे ऑन द एफ तो हमारे पास कोई इमेज ही नहीं बनेगी, थ्री या बुक से यहाँ से लिख सकते हैं। और जब ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे इन साइड ऑफ द एफ तो एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। लेंस के बैक साइड पे ये एक वर्चुअल इमेज क्रिएट होगी। ये इमेज अपीयर होगी लार्जर, अपराइट और वर्चुअल। साथ में जो भी हम
दे रहे हैं एफ टू एफ बियॉन्ड एफ, उसके साथ साथ रे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करते हैं। और डिफरेंशिएट करें बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ये फॉर्म होती है कन्वर्जिंग रे से और कैन बी प्रोजेक्टेड जैसे कैमरा फिल्म, और वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है डिवर्जिंग रे से और कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड जैसे है मिरर इमेज। आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी रियल इमेज है और ये हमारी वर्चुअल इमेज है। कैसे कन्वर्जिंग लेंस रियल इमेज बना रहा है और कैसे कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बना रहा है। इसके अलावा आप बुक का टेबल 14.3 में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। रियल इमेज caught on the screen, cannot caught on the screen, it is inverted, it is always erect। साथ में सी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और साथ में एग्जांपल दी हुई है, ये क्वेश्चन में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेस करें लीनियर मैग्निफिकेशन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ थिन लेंस। तो मैग्निफिकेशन होती है इमेज हाइट ओवर ऑब्जेक्ट हाइट। तो अगर नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ रही है तो इसका मतलब है इमेज हमारी इन्वर्टेड है, उल्टी है। और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है इसका मतलब है अपराइट, सीधी इमेज बन रही है। जैसे अगर हमारे पास u और v, हमारी बुक के q इमेज डिस्टेंस 30 अब जैसे 20 दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन में फार्मूले में क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -1.5। इसका मतलब है माइनस शो कर रहा है इन्वर्टेड और एनलार्ज, 1.5 शो कर रहा है कि एनलार्ज इमेज है और माइनस शो कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज है। इसके अलावा हमारा टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब बुक का ये वाला टॉपिक भी इसमें लॉन्ग में लिख सकते हैं और साथ में ये वाला टॉपिक लिख सकते हैं और ये डायग्राम बना सकते हैं जिसमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला दिया हुआ है q ओवर p, इमेज डिस्टेंस ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हमारी फिगर 14.16 लाइट डिस्पर्शन, और हमारा बुक का टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आप एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं। तो डिस्पर्शन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है इनटू कलर ड्यू टू वेवलेंथ इंडिपेंडेंट रिफ्रैक्शन। हर कलर की जो वेवलेंथ की रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। जैसे लाइट में रेड कलर बहुत कम बेंड होता है जबकि वायलेट बहुत ज़्यादा बेंड होता है। इसी वजह से जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होते हैं तो इनकी बेंडिंग डिफरेंट होती है, जिस वजह से ये रेनबो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वायलेट ज़्यादा बेंड होता है एज कम्पेयर टू रेड, जिसका लैम्डा 700 है, वो बहुत ही कम बेंड होता है। जिसे हम कह सकते हैं प्रिज्म एक्सपेरिमेंट के प्रिज्म में जब हम लाइट गुजारते हैं तो वो रेनबो में स्प्लिट हो जाती है। यहाँ से अभी डेफिनेशन लाजमी लिखेगा, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर when pass through the prism is called dispersion of light। साथ में इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजाइन सम सिंगल लेंथ ऑप्टिकल डिवाइसेस, जिसमें हम यूज कर सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, फिर कैमरा लेंस, आई ग्लासेस, कनकेव, मायोफिया और कनेस हाइपरमोफिया, जिसमें फोकल लेंथ डिटरमाइन करती है डिवाइस की फंक्शन को। उसके अलावा हमारी माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स हैं, लेकिन ये मल्टीपल लेंसेज डिवाइसेज हैं। सिंगल लेंस डिवाइस में मैग्नीफाइंग ग्लास, कैमरा लेंस और आई ग्लासेज हैं। एक्सप्लेनेशन में सम ऑप्टिकल डिवाइसेज में सिंगल लेंस कैमरा लिख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, प्रोजेक्टर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज करें विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल लाइट का स्पैन होता है 400 नैनोमीटर वायलेट के लिए और 700 नैनोमीटर रेड के लिए। ये रेड से वायलेट के दरमियान हमारा एक विजिबल रीजन होता है। और कलर परसेप्शन ह्यूमन आई डिटेक्ट करती है वेवलेंथ को विया कोन सेल्स। एग्जांपल मिल सकते हैं, जो हमें ब्लू स्काई नजर आता है ये स्कैटरिंग ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ वायलेट और ब्लू की वजह से वो लाइट स्कैटर करती है, जिस वजह से हमें ब्लू स्काई नजर आता है। विजुअल स्पेक्ट्रम में हमारा टॉपिक है विजुअल स्पेक्ट्रम 14.6। यहाँ से आप थोड़ी डिटेल ले सकते हैं। मजीद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिको और वायलेट की, ये एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलस्ट्रेट करें ह्यूमन आई और कलर परसेप्शन को। जो हमारा रेटिना होता है वो उसके अंदर रॉड्स होते हैं, ये लो लाइट में देखने के लिए यूज होता है। और जो कोंद होती हैं, 3 टाइप्स कोंद होती हैं, SML टाइप। तो ये रेड, ग्रीन, ब्लू कलर की जो कोंद होती हैं ये रिस्पॉन्स करती हैं कंबाइन, जिसकी वजह से हम कलर देख सकते हैं। जो इंसान कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनके अंदर कोन की मिसिंग होती है। और कलर परसेप्शन के लिए इमेज फॉर्मेशन में हमारा कॉर्निया, स्क्लेरा, प्यूपल, आइरिस, लेंस, रेटिना, फोविया काम करते हैं। ट्रांसडक्शन के लिए रेटिना, रॉड और कोन्स, और प्रोसेसिंग के लिए फिर ऑप्टिकल नर्व्स और ब्रेन में चले जाते हैं सिग्नल। बुक से डिटेल नोट्स के लिए आप इसका ह्यूमन आई एंड कलर परसेप्शन का टॉपिक लिख सकते हैं और साथ में कलर परसेप्शन के लिए डिटेल लिख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस के बारे में पूछा गया है। मायोफिया जिसे नियर साइटनेस कहते हैं, इसमें आई बॉल जो होती है टू लॉन्ग हो जाती है और उसे करेक्टेड किया जाता है कनकेव लेंस यूज करते हुए, जिसमें आई बॉल टू लॉन्ग होती है और कनकेव लेंस हम यूज करते हैं। कनकेव लेंस यूज करने से इमेज रेटिना के ऊपर बनती है जो पहले रेटिना से पहले बन रही थी। फिर हाफिपिया फॉर साइटनेस है, आई बॉल टू शॉर्ट हो जाती है, इसे करेक्ट किया जाता है कन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो फॉर साइटनेस में इमेज रेटिना के बैक साइड पे बनती है, जब हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं तो हमारी इमेज रेटिना पे बननी शुरू हो जाती है। लेंस पावर में नेगेटिव पावर होती है मायोफिया की और पॉजिटिव पावर होती है हाइपरोफिया की। इस टॉपिक डिटेल के लिए आप बुक का टॉपिक और ये फिगर्स बना सकते हैं, लॉन्ग साइटनेस और शॉर्ट साइटनेस की डिटेल साथ में डायग्राम, और लॉन्ग साइटनेस उसकी डिटेल और साथ में डायग्राम, और कैसे लेंस उसको करेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन करें ग्रेविटेशन लेंसिंग को। ये हम शॉर्ट में भी एक्सप्लेन करके आ चुके हैं कि ग्रेविटेशन लेंसिंग अक्कर होती है व्हेन मैसिव ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट हाई ग्रेविटी वाला, ये बेंड कर देता है स्पेस टाइम को और डिफ्लेक्ट कर देता है लाइट फ्रॉम द डिस्टेंस सोर्स।
जो बैक साइड से लाइट आ रही होती है उसको बेंड कर देता है। इसमें आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन है, कंफर्म हुई है बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट बेंडिंग अराउंड द गैलेक्सी। गैलेक्सी से लाइट बेंड होकर जमीन तक आ रही है, ये कंफर्म हो गई है हमारी आइंस्टाइन की प्रेडिक्शन। जैसे आइंस्टाइन क्रॉस कूसर लेंस बाय द गैलेक्सीज। ये सारा टॉपिक हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप ग्रेविटेशन लेंसिंग बुक का टॉपिक 14.8 लिख सकते हैं, और साथ में डायग्राम भी दी हुई है और एक्सप्लेनेशन भी है, और कैसे लाइट हैवी मास की वजह से बेंड हो जाती है उसकी एक्सप्लेनेशन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करें अकोस्टिक लेंसेज। अकोस्टिक लेंसेज यूज होती है मटेरियल में टू फोकस और डायरेक्ट साउंड वेव, जिसमें अल्ट्रासाउंड इमेजिंग भी है, फोकसिंग करते हैं साउंड वेव को फॉर मेडिकल स्कैन, नॉइस कैंसिलेशन में है, रीडायरेक्टिंग करती हैं साउंड वेव को डिस्ट्रक्टिवली। एग्जाम्पल में है सोनार सिस्टम इन सबमरीन्स। इसकी एक्सप्लेनेशन में आप बुक का टॉपिक अकोस्टिक लेंसिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, साथ में इसकी डायग्राम बना सकते हैं, टाइप्स ऑफ अकोस्टिक लेंस लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मटेरियल एंड शेप्स ऑफ अकोस्टिक लेंस लिख सकते हैं। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस। कैलकुलेट करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने साइन थीटा आर निकालना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। एट द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है 37 डिग्री। 37 डिग्री हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें दिया हुआ है, जिसे कैलकुलेटर वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करके 0.6। तो सोल्यूशन के लिए हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल लॉ में हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन डायग्राम बना के समझाया गया हुआ है कि एक हमारे पास ग्लास है और दूसरा हमारे पास एयर है, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 1, जबकि ग्लास की होती है 1.5 और वाटर की होती है 1.33। और हमें जो आंसर दिया गया है वो दिया हुआ है 53 डिग्री, और 53 डिग्री हमारा आंसर तब आ सकता है जब हम दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की जगह वाटर लें। तो हम अज्यूम करेंगे कि मटेरियल मीडिया एक एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और दूसरा वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। अगर हम यहाँ पे ग्लास की वैल्यू 1.5 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 53 डिग्री नहीं आएगा। फिर हम स्नेज लॉ लगा लेंगे, n1 साइन थीटा आई, n2 साइन थीटा आर। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 और वाटर के लिए 1.33, और साइन 37 डिग्री, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 37 जिसकी वैल्यू आई है 0.6। इसको हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.798। यार क्या साइन थीटा आर निकालने के लिए n2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके हमारा डिवाइड हो गया। देन 0.798 का टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो थीटा आर हो जाएगा साइन इनवर्स वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 53 डिग्री। क्वेश्चन 2 है, कैलकुलेट करें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इफ इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है 1.7। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाटा में दिया हुआ है 1.7, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये वैल्यू हमें दबानी आनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमने निकालनी है। तो v यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे तो हमारा फार्मूला आ जाएगा v इज इक्वल टू c/n। c की वैल्यू है 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मीडियम की वैल्यू में दी हुई है 1.7, वो हमने वैल्यू पुट की। कैलकुलेटर पे से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.76 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 3 है, कैलकुलेट करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर हमने निकालना है व्हेन लाइट मूव फ्रॉम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है 1.6, और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.7, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है हमें 21 डिग्री। तो हम स्नेज लॉ लगाएंगे, n1 साइन थीटा आई, n2 साइन थीटा आर, और थीटा आर चाहिए हमें, तो साइन थीटा आर इधर ही रहेगा, ये n2 की वैल्यू जाके डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। n1 था हमारे पास 1.6, n2 था हमारे पास 1.7, और साइन 21 डिग्री की हमें कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के पुट कर दी। इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.3375। अब हम दोनों साइड पे लेंगे साइन इनवर्स, तो थीटा आर हो जाएगा साइन इनवर्स जिसे हम आर साइन लिखते हैं, और साथ में वैल्यू, और कैलकुलेटर में हम बटन दबाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 19.71 डिग्री। अब बोर्ड में एसएलओ बेस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर भी आ सकते हैं। इस एग्जांपल के बेस पे हमने एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे और एक और वैल्यू चेंज करके न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको दिया होगा, ये भी आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, फाइंड द क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल हमने निकालना है थीटा सी में लाइट ट्रेवल कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.35 पे। इस तो याद रखें जब हम क्रिटिकल एंगल निकाल रहे होते हैं तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो 90 डिग्री होता है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। लगता है हमारा स्नेल लॉ है n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, लेकिन यहाँ पे साइन 90 आ जाता है जिसकी वैल्यू आती है 1।
तो ये हमारी वैल्यू मिस हो जाती है क्योंकि ये साइन 91 है तो हम नहीं लिखते। तो हमारा जो फार्मूला बन जाता है वो बनता है साइन क्रिटिकल एंगल N2/N1, और N2 की वैल्यू में दी हुई है 1.35 और N1 की वैल्यू दी हुई है 1.63। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, जैसे हमने लिया है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लेंगे इस वैल्यू का तो हमारा क्रिटिकल एंगल आ जाएगा 55.9 डिग्री। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, डिटरमाइन करें इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द हाइट 3 सेंटीमीटर एंड मैग्निफिकेशन है 3। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दिया हुआ है जिसे हम पी कहते हैं -5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर अवे है और ऑब्जेक्ट की हाइट हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारी 3 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन दी हुई है 3 टाइम्स, और मैग्निफिकेशन है 3 टाइम्स। अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को +5 ले लें तो साइन कन्वेंशन आ जाएगा, लेकिन आंसर तभी ठीक आएगा। हमें मांगा गया है कि इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट फाइंड करें। इमेज की हाइट के लिए आप फार्मूला लगाएंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन होती है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें हाइट ऑफ इमेज आई रिक्वायर्ड है तो आई इधर ही रहेगा, ओ जो है वो एम के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्ट हाइट, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू में दी हुई है 3। हम इस फार्मूले में यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 और साथ में ऑब्जेक्ट हाइट हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट हाइट की जगह भी पुट कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इमेज हाइट आ जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए दोबारा हम मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगाएंगे। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है -Q/P। बुक में हमें मैग्निफिकेशन का फार्मूला +Q/P दिया हुआ है। माइनस साइन आपको शो कर रहा होता है कि वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर बुक के मुताबिक हम चलें तो यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी Q/P। अब क्योंकि हमने इमेज डिस्टेंस निकालना है तो P यहाँ डिवाइड हो रहा था तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q आ जाएगा MP, और हम साइन यहाँ पहले चेंज कर चुके हैं +MP। और मैग्निफिकेशन में दी हुई है 3, मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी, और साथ में P है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वो हम अब प्लस में 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे क्योंकि एक माइनस हम यहाँ खा गए हैं तो इसको भी हमें खाना पड़ेगा। और यहाँ माइनस लगाते तो माइनस माइनस में हमारा आंसर प्लस में आ जाता। तो इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगर माइनस में साइन आता तो ये शो करता कि इंडिकेट करता कि ये वर्चुअल इमेज है। लेकिन बुक के मुताबिक हमारा आंसर है Q = 15 सेंटीमीटर। हमने सिंपल 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया और इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर।